यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमन की है। सुमन एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। वह अपने भाई रमेश और भाभी नीलम के साथ रहती थी। सुमन और रमेश के माँ बाप काफी समय पहले ही गुजर गए थे। सुमन का भाई सुमन को बहुत प्यार करता था और उसको खुश देखना चाहता था, लेकिन रमेश की पत्नी नीलम सुमन पर बहुत अत्याचार करती थी। वह सुमन से घर का सारा काम करवाती थी। सुमन को सारा दिन काम करता देख उसका भाई बहुत दुखी होता था, लेकिन अपनी पत्नी को कुछ कह नहीं पाता। एक दिन जब सुमन खाना बना रही थी, उसकी भाभी चिल्लाते हुए आई। सुमन, कहाँ हो तुम? सुमन भाभी की आवाज सुनते ही उसके पास गई। क्या हुआ भाभी? सुमन, तुम्हारा कोई काम में मन नहीं लगता क्या? सारा दिन कोई न कोई गलती करती रहती हो। नीलम चिल्लाते हुए बोली। नीलम का चिल्लाना सुनकर रमेश भी आ जाता है और बोलता है, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ। अपनी बहन से क्यों नहीं पूछते कि वो इतनी गलतियाँ करती क्यों है? क्या पूछूं उससे, वो तो बेचारी सारा दिन काम करते रहती है। अरे भाग्यवान, बताओगी कि हुआ क्या है? रमेश की बातें सुनते ही नीलम और गुस्सा हो जाती है और बोलती है, हाँ, इस घर में सबसे खराब तो मैं ही हूँ। तुम्हारी बहन की क्या क्या गलतियाँ बताऊं? मैंने कल इसे अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी और इसने उसे अभी तक नहीं धोया है, और आज मुझे उसे पहनकर शादी में जाना था। सुमन डरती हुई बोली, माफ करना भाभी, मैं उसे धोना भूल गई। मैं अभी उसे धो के सुखा देती हूँ। अरे भाग्यवान, ये कौन सी बड़ी बात है? तुम कोई और साड़ी पहनकर चली जाओ, तुम्हारे पास तो कितनी साड़ियां हैं। नीलम गुस्से से वहां से चली जाती है। सुमन उदास होकर खड़ी थी। तभी रमेश सुमन को बोलता है, कोई बात नहीं गुड़िया, तू उदास मत हो। उस रात नीलम सुमन को खाना भी नहीं देती है और सुमन रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह नीलम की बहन रजनी आती है। नीलम अपनी बहन को देख बहुत खुश होती है। रजनी, तुमने कोई खबर भी नहीं दिया कि तू आ रही है। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गई। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। अब दोनों बहनें मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। तू अंदर चलकर आराम कर, काफी थक गई होगी। घर के अंदर आकर नीलम सुमन से बोलती है, सुमन, तुम मेरी बहन के लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाकर ले आओ। जी भाभी, आप लोग बैठो, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। सुमन जल्दी से अंदर जाती है और अच्छा सा खाना बना के ले आती है। ये सब रमेश देख रहा था। अब रोज का यही हो गया था। दोनों बहनें सारा दिन बातें करती और घर का सारा काम सुमन करती। एक दिन रमेश को बहुत गुस्सा आया और उसने नीलम को बोला, नीलम, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों बहनें सारा दिन बैठी रहती हो और घर का सारा काम सुमन अकेले करती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को उसकी मदद करनी चाहिए? नीलम ये सब सुनते ही आग बबूला हो जाती है और रमेश को बोलती है, तुम बाहर चलो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये सब तुम मेरी बहन के सामने क्या बोल रहे हो? वो हमारी मेहमान है। क्या मैं उससे काम करने के लिए बोलूं? उसे कितना बुरा लगेगा? रमेश बोलता है, अच्छा, तुम्हारी बहन को बुरा लगेगा, और तुमने कभी सोचा है, तुम जो रोज सुमन को इतना भला बुरा बोलती हो, उसे कितना बुरा लगता होगा? देख लेना नीलम, जिस दिन सुमन की शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है, उसे शादी करेगा कौन? दूसरी तरफ उस गांव के जमींदार का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। राहुल, देख, तुझसे मिलने मुनीम जी आए हैं। प्रणाम काका। खुश रहो बेटा, कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। लाला जी बता रहे थे कि शहर में तुम्हें नौकरी मिल गई। जी, मुझे शहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। काका, सोहन कैसा है?
सोहन तो तुमसे ही मिलने आ रहा था, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं अभी उससे ही मिलने जा रहा हूँ। इतना बोलकर राहुल निकल जाता है। राहुल सोहन से मिलने के लिए जा ही रहा था कि रास्ते में उसे सुमन दिखती है। सुमन बाजार से सब्जी लेकर घर जा रही थी। राहुल सुमन को देखता रह जाता है और तभी वहां सोहन भी आ जाता है। अरे राहुल, तू यहाँ? मैं तो तुझसे ही मिलने आ रहा था। सोहन, मैं भी तुझसे ही मिलने आ रहा था। वैसे ये लड़की कौन है? ये रमेश भाई की बहन सुमन है। बहुत अच्छी लड़की है सुमन। दोनों दोस्त कुछ देर बातें करते हैं। राहुल घर पहुंचकर भी सुमन के ही बारे में सोचता है। अगली सुबह राहुल अपने पिताजी से बोलता है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा, बोलो। दरअसल पिताजी, मुझे गांव की एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो लड़की है कौन? दरअसल पिताजी, मैंने उस लड़की को कल रास्ते में देखा। सोहन ने बताया कि वो बहुत अच्छी लड़की है और वो किसी रमेश की बहन है। अच्छा, मैं मुनीम जी से बात करके उस लड़की के भाई को बुलवाता हूँ। लाला तुरंत मुनीम जी को बुलवाते हैं। मुनीम जी के आते ही लाला सारी बात उन्हें बताते हैं और बोलते हैं। मुनीम जी, आप उस रमेश को बुलवाए, मैं आज ही उससे रिश्ते के लिए बात करूंगा। जी लाला जी, मैं अभी उस रमेश को बुलवाता हूँ। वैसे एक बात बोलूँ लाला जी, सच में सुमन बहुत ही अच्छी लड़की है। राहुल बेटा ने बहुत सही लड़की को पसंद किया है। मुनीम जी रमेश को बुलवाने के लिए एक आदमी उसके घर भेजते हैं। रमेश, कहाँ हो तुम? अरे रामलाल, तुम क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? रमेश, तुम्हें लाला जी ने अभी अपने घर बुलाया है। अच्छा, लेकिन क्यों? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो मुनीम जी ने बस इतना ही बोला कि तुम्हें ये खबर दे दूं। रमेश उसी वक्त लाला जी के घर के लिए निकल जाता है। रमेश पूरे रास्ते यही सोचता है कि लाला जी ने मुझे क्यों बुलाया है। लाला जी के घर पहुंचकर रमेश बोलता है। राम राम लाला जी, कहिए क्यों बुलाया है मुझे? राम राम रमेश, आओ बैठो। जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? अरे रमेश, तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब बोलिए लाला जी, क्या हुआ? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? दरअसल रमेश, मेरे बेटे को तुम्हारी बहन सुमन पसंद आ गई है और वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है। क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? रमेश ये सुनकर अचंभित हो जाता है, जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। फिर रमेश बोलता है। ये आप क्या बोल रहे लाला जी? हम गरीब लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आप सच बोल रहे हैं? हाँ रमेश, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। रमेश, तुम जाओ और जाकर शादी की तैयारियां करो। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे ये सब एक सपना जैसा लग रहा था। घर पहुंचते ही रमेश की पत्नी पूछती है। मैंने सुना कि तुम्हें लाला जी ने अपने घर बुलाया था, क्या हुआ, क्यों बुलाया था? हाँ नीलम, मुझे लाला जी ने बुलाया था, और क्यों बुलाया था ये तुम भी जानकर हैरान रह जाओगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो लाला जी ने कहा वो सच है। अब बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? बताता हूँ नीलम, लाला जी अपने बेटे राहुल की शादी हमारी सुमन से करना चाहते हैं। ये सुनते ही नीलम के होश उड़ जाते हैं। रमेश बोलता है। मैं जानता था नीलम, तुम्हें भी इस बात पर यकीन नहीं होगा। नीलम, मुझे यकीन था कि भगवान ने सुमन के भाग्य में जरूर बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा। नीलम, मैं अभी ये खुशखबरी सुमन को बताता हूँ। इतना बोलकर रमेश चला जाता है। नीलम बोलती है। उसका भाग्य तो मैं लिखूंगी। रमेश ये खुशखबरी सुमन को बताता है, लेकिन नीलम मन ही मन कुछ और सोच रही थी। रमेश के जाने के बाद नीलम की बहन बोलती है। दीदी, क्या सच में इसकी शादी लाला के बेटे से होगी? नहीं रजनी,
लाला के बेटे से सुमन की नहीं बल्कि तेरी शादी होगी। रजनी नीलम की बातें सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, दीदी ये तुम क्या बोल रही हो, लेकिन ये होगा कैसे? तू बस शादी की तैयारी कर, कब क्या करना है वो मैं देख लूंगी। शादी का दिन आ जाता है। नीलम सुमन की जगह अपनी बहन को बैठाने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उसने सुमन को डरा धमका कर चुप करा दिया था। दूसरी तरफ लाला जी बहुत परेशान थे। तभी मुनीम जी आते हैं। क्या हुआ लाला जी, अपनी इतनी जल्दी में मुझे और सोहन को क्यों बुलाया? मुनीम जी, दरअसल राहुल सुबह शहर ये बोलकर गया था कि उसे सुमन के लिए कुछ तोहफा लेना है और वो शाम तक आ जाएगा, लेकिन अब तो शादी का मुहूर्त होने वाला है और वो अभी तक नहीं आया। लाला जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? अब तो बारात निकलने के लिए तैयार है। मैंने उसकी खोज के लिए लोग भी भेजे, लेकिन उसका कोई पता नहीं। मुझे तो लगता है उसे शादी करनी ही नहीं थी और इसलिए वो भाग गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अब गांव वालों और रमेश को क्या बोलूं। लाला जी, अब तो सबको बताना ही होगा कि ये शादी नहीं हो सकती। नहीं नहीं मुनीम जी, ऐसा मत बोलिए। अगर ये शादी नहीं हुई तो उस लड़की की बहुत बदनामी होगी और उसका दिल भी टूट जाएगा। मुनीम जी, मैं चाहता हूं कि राहुल की जगह सोहन दूल्हा बन जाए और सुमन से शादी कर ले। ये आप क्या बोल रहे? भला राहुल की जगह सोहन कैसे बैठ सकता है? काका ये आप क्या बोल रहे? जब राहुल आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं बेटा, इसी में सबकी भलाई है। मुनीम जी, मुझे मेरी इज्जत से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है। लाला जी, जब रमेश को ये पता चलेगा तो शादी के बाद मैं खुद रमेश से माफी मांग लूंगा। अब आप देर न करके सोहन को तैयार कीजिए, जैसा आप ठीक समझे। और इस तरह राहुल के जगह शहर में सोहन दुल्हा बनकर बारात ले जाता है और सुमन की जगह घूंघट में रजनी दुल्हन बनती है। किसी को कोई खबर नहीं होती और शादी हो जाती है। शादी के बाद रजनी की विदाई भी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुमन अपने घर के काम में लग जाती है और जब रमेश सुबह जागता है और सुमन को घर में देखता है तो हैरान रह जाता है। रमेश कुछ समझता या सुमन से कुछ पूछता उससे पहले वहां राहुल आ जाता है। राहुल आते ही सुमन और रमेश से माफी मांगने लगता है। सुमन मुझे माफ कर दो, रमेश भाई आप भी मुझे माफ कर दो। सुमन को भी कुछ समझ नहीं आता है। इतने में वहां नीलम भी आ जाती है। राहुल बोलता है, मुझे पता है कि कल रात शादी में मेरे न पहुंचने से आप लोगों को कितना गुस्सा आया होगा और न जाने लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी होगी। राहुल की ये बातें सुनते ही नीलम को भी कुछ समझ नहीं आता। वो सोचती ही है कि अगर कल दुल्हा राहुल नहीं था तो फिर रजनी की शादी किससे हुई। तब तक वहां गुस्से में नीलम की बहन रजनी और सोहन भी आ जाते हैं। रजनी गुस्से में बोलती है, दीदी हमारे साथ धोखा हुआ है। रजनी ये तू क्या बोल रही है? मेरी शादी राहुल से नहीं बल्कि मुनीम जी के बेटे सोहन से हुई है। रमेश बोलता है, कोई बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? नीलम तुम बताओ, क्या कल सुमन की जगह दुल्हन रजनी बनी थी? मुझे माफ कर दो, दरअसल मैं चाहती थी कि राहुल के साथ सुमन नहीं बल्कि मेरी बहन रजनी की शादी हो और इसलिए मैंने सुमन की जगह रजनी को दुल्हन बनाकर बैठा दिया। सोहन राहुल से बोलता है, राहुल, तू यहाँ? कल रात तू कहाँ था? दरअसल जब मैं शहर से लौट रहा था तो रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ता सुनसान होने की वजह से मुझे कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं मिली। मैंने समय पर आने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। फिर सोहन भी सारी बातें बताता है कि वो राहुल की जगह दुल्हा बनकर बैठा था। ये सारी बातें सुनकर रमेश बोलता है, नीलम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। नीलम, तुमने देख लिया न कि तुमने किसी का भाग्य बदलना चाहा तो भगवान ने क्या खेल खेला। नीलम अब तो तुम भी समझ गई होगी कि कोई किसी का भाग्य छीन या मिटा नहीं सकता। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसे मिलकर रहता है। मैं गलत थी, मैंने सुमन का भाग्य छीनना चाहा और भगवान ने मुझे ये सबक सिखा दिया। सुमन तुम भी मुझे माफ कर दो। और फिर सुमन और राहुल की शादी बहुत धूमधाम से होती है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, और जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलके रहेगा। बस हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थीं, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला, और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे चार बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी, माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती, और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ, 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है, कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है, उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता?
नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना का करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे ज़रूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी, अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं। तू रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी, तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है, नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी।
पिताजी क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियाँ फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली। आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।